वी आर स्टार्टिंग, हम पढ़ने जा रहे हैं कि सपोज अगर कोई वीक एसिड है, उस पर्टिकुलर केस में हाउ वी विल डील, वीक एसिड केस में चीजें कैसे डील होंगी। बस वीक एसिड केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तुम्हें अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो अननोन मिलेगी। अल्फा इज व्हाट, अल्फा हमने पढ़ रखा है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम ये पढ़ने जा रहे हैं वीक एसिड के केस में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब पूरी दुनिया जानती है कि पीएच क्या होता है, पीएच इज नथिंग बट दिस इज माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सपोज एच एक एसिड है, तो ये डिसोशिएट होगा किसमें, दिस विल डिसोशिएट इनटू एच पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एच इज सी एंड दिस इज नथिंग, राइट। इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे दिस विल बी सी माइनस सी अल्फा, ये होगा सी अल्फा, दिस विल आल्सो बी सी अल्फा। बाकी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी कैन सी हमको सिर्फ और सिर्फ एच आयन से ही लेना देना है, इसलिए वी कैन से कि एच एन कंसंट्रेशन दिस पर्टिकुलर केस विल बी सी इंटू अल्फा। बाकी इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। आई सजेस्ट कि आप ये जो डिसोसिएशन वाला मेथड है ना, ये ऑप्ट किया करो व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो एच एन विल बी सी अल्फा, करेक्ट। अब इसके बाद के भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन का, के इज व्हाट, मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा। हाँ, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आई गेस देयर इज अ कॉल इन माय फोन। हाँ ओके फाइन। इन सबके बाद व्हाट यू कैन से इज, आप ये बोल सकते हो कि अगर अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत कम है कंपेयर टू वन, मैं वन माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट क्या लिख दूंगा, वन। तो यहाँ पे के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर हमने सी से सी एलिमिनेट कर दिया, तो के ए विल बी सी अल्फा स्क्वायर बाई वन। तो से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, जो हमने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है एक बार, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाई सी। अगर इस फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू 5% या उससे कम आ रही है, देन अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन। मैंने क्या बोला, अगर अल्फा की वैल्यू 5% से कम आ रही है, या अल्फा की वैल्यू परसेंट छोड़ दें तो परसेंटेज कन्वर्ट करोगे, अल्फा की वैल्यू अगर 0.05 या उससे कम आ रही है, देन अल्फा इज एक्सेप्टेबल। मतलब अल्फा को तब हम एज्यूम करेंगे इट इज लेस देन व्हेन, देन वी कैन अप्लाई दिस। मैक्सिमम केसेस में तुमको ऐसा ही केस मिलेगा। बट अगर अल्फा की वैल्यू, सपोज अगर अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, अगर अल्फा इज ग्रेटर देन 5%, देन जो हमने ऊपर केस लिया था ना कि वन माइनस अल्फा को हमने ऑलमोस्ट वन लिखा था, वी कैन नॉट डू दिस। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखना, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस। वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड केस है, इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, यू विल गेट द थिंग्स रिगार्डिंग द सेम। अगर कोई डाउट है इस पेज में तो प्लीज आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन, बाकी हम सॉल्व करेंगे, so definitely you are able to get this more clearly. So the question is acidic acid given CH3COOH, इसके लिए कि A की वैल्यू गिवन है that is 10⁻⁻⁵। ठीक है, इसके लिए कि A की वैल्यू गिवन है और the question is you have to calculate H ion and pH for the first part is 0.1 molar solution and the second part is 0.01 molar solution। ये क्वेश्चन डील करना है ना। अब इस क्वेश्चन को देखते ही फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिमाग में जरूर आना चाहिए, दिस इज द केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा एसिड है जिसके लिए के गिवन है, तो वो एसिड कैसे कंसिडर किया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड। एक्चुअली वीक एसिड कंसिडर किया जाता है, राइट। तो
आंसर सोल्यूशन की तरफ कैसे प्रोसीड करेंगे। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिराइव किया था रूट ऑफ के ए बाई सी। के की वैल्यू कितनी है 10 रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है 10 रेज टू द पावर -1। इसका रूट लेना है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर -4 का रूट दैट इज 10 रेज टू द पावर -2 आएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 0.01 आ रही है। तो अल्फा की वैल्यू देखो हमारी रेंज 0.05 तक की थी, उसके अंडर आ रही है, दैट मींस ये अल्फा की वैल्यू इजीली एक्सेप्टेबल है। तो जब अल्फा की वैल्यू आ गई तो एच एन कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। एच एन कंसंट्रेशन क्या होती है सी अल्फा, इधर देखो हमने किया था ना, एच एन कंसंट्रेशन इज सी अल्फा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज एच एन कंसंट्रेशन इज सी अल्फा, ये याद रखना है चीज। दूसरी चीज ये वाला फॉर्मूला k is equal to root of k by c, और ये कब अप्लाई सकते हैं when alpha is less than 5%। तो ये मेन तीन चीजें थी जो हमें याद रखनी थी इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो एच एन कंसंट्रेशन सी अल्फा, तो मैंने वही सी अल्फा लिखा। सी ऑलरेडी हमें पता है 10 रेज टू द पावर -1, अल्फा भी मैंने निकाला 0.01। यहाँ से एच एन कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, एच एन कंसंट्रेशन इज 10 रेज टू द पावर -3 मोलर। अब 10 रेज टू द पावर -3 मोलर अगर एच एन कंसंट्रेशन है तो पीएच ऑलमोस्ट तुम क्या लिख सकते हो माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच आई एन, एच एन इज 10 रेज टू द पावर -3। सो यहाँ पे पीएच की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया तो देखो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आप तो करोगे कि मैं बताऊं, फटाफट जरा ये देखो। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या कि मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया तो प्लीज कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, रूट ऑफ के ए बाई सी। के अभी भी 10 रेज टू द पावर -5 है, सी इज नॉट 10 रेज टू द पावर -2। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, फटाफट बताओ अंशिका, प्रियांशी, अगर कोई डाउट है। अरुण, चलो अल्फा इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -5 by 10 रेज टू the power -2। ओके, अंशिका has also got that। 10 रेज टू द -5 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर -2। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं दिस इज 10 रेज टू द पावर -3 का रूट। अब 10 रेज टू द पावर -3 का रूट तो डिफिकल्ट है निकालना, इसीलिए मैं इसको 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 का रूट लिख रहा हूँ। सो दैट यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 10 रेज टू द पावर -4 को बाहर 10 रेज टू द पावर -2। अब रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 10 अप्रोक्सीमेटली 9 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 9 का रूट कितना होता है 3, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको तुम 3.1 लिख दो, 3.2 लिख दो। तो अल्फा की वैल्यू हमारे लिए कितनी आ गई 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। अल्फा आ गया, तो आई कैन इजिली कैलकुलेट एच एन कंसंट्रेशन। एच एन कंसंट्रेशन इज सी अल्फा। कंसंट्रेशन कितना था इस केस में, कंसंट्रेशन वाज 0.01, तो दिस इज 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 3.2 into 10 raised to the power -2। So H and concentration is 3.2 into 10 raised to the power -4 मोलर। जब H and concentration आ गया तो हम pH भी निकाल सकते हैं। pH is what? pH is minus of log of HN, मतलब 3.2 into 10 raised to the power -4 मोलर कंसेंट्रेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको 4 माइनस log 3.2, ये वैल्यू आप देख सकते हैं, पहले लॉग टेबल अलाउड थे, तो अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेटर से देखनी पड़ेगी, तो विल गेट दिस आंसर एज 3.5। पहले बताओ इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर। अंशिका गॉट दैट, प्रियांशी नहीं बोल रही क्या, व्हाट अबाउट प्रियांशी? प्रियांशी है कि प्रियांशी ने फोन ऑन करके बस साइड में रख दी है? प्रियांशी, अरुण, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे आपके, प्लीज लेट मी नो। अच्छा, प्रियांशी इज देयर। और अबाउट अरुण, अरुण का कोई कमेंट नहीं आया है। तुम लोग प्रेजेंस बता तो दिया करो, मेरे को लगता है सो गए हो तुम लोग बीच बीच में। सो तो नहीं गए, कोई ऐसा तो नहीं करता क्लास अटेंड करके फिर फोन साइड में रख दिया, कोई देखने वाला नहीं है? इसमें तुम्हारा ही लॉस है, ऐसा मत करना। अरुण, आर यू देयर? अरुण, समझ आया? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, so that I'll get it।
यू हैव गॉट कंसेप्ट। चलो, अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट केस इज, सपोज वी है, अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड आ गया, तो बहुत ही इजी केस है एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग एसिड आता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड केस में जैसे सपोज मैंने HCl ले लिया, HCl डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। सिमिलरली तुमने एसिडिक एसिड ले लिया, अब एसिडिक एसिड अगर एसिडिक एसिड इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग डिसोशिएट होगा, बिकॉज ये जो है दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको लिख सकते हैं H आयन प्लस एसिटेट आयन, CH3 डबल नेगेटिव। और अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया था कॉमन आयन इफेक्ट, है ना, कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कम हो जाता है अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसका एक कॉमन आयन प्रोड्यूस करे। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलकर एक H आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वजह से जो एसिडिक एसिड है वो ऑलरेडी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अब बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इसका डिसोसिएशन तो ऑलरेडी कम था, इसका Ka काफी लो है, तो डिसोसिएशन इसका ऑलरेडी कम था। ऊपर से HCl हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड द H आयन जो कॉमन आयन इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर जो एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन है वो बहुत 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 कम कर देंगे। इसलिए डिसोसिएशन कम होने से अल्फा भी बहुत कम हो जाएगा। तो अगर HCl और एसिडिक एसिड दोनों एक साथ कंटेनर में हैं, तो वाइल कैलकुलेशन तुम ये एज्यूम कर सकते हो कि जो एसिडिक एसिड का H प्रोड्यूस्ड है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू द H आयन प्रोड्यूस्ड बाय HCl। दैट मींस जो मैंने बोला, H आयन प्रोड्यूस्ड बाय वीक एसिड इज नेग्लिजिबल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स किया गया है तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि H आयन प्रोड्यूस बाय वीक एसिड इज नेग्लिजिबल। तो जैसा जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड केस में हम डील करते हैं, सिर्फ आपको वही करना है। दैट मींस जो H आयन टोटल आएंगे, H आयन टोटल विल बी, वो होंगे सिर्फ और सिर्फ H आयन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, बस दैट्स इट। तो कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड केस है, जस्ट कंसीडर इट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड के वहां पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा है। ऐसा क्यों क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट शो हो रहा है। ऊपर से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी लो होती है। इन दो इफेक्ट के कॉम्बिनेशन से एसिडिक एसिड को हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो सोल्यूशन में पड़ा ही नहीं है ना। तो सिर्फ H आयन हम प्रोड्यूस करेंगे और ये मानेंगे सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ही आया है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन इज, हमें वही निकालना है क्या, कैलकुलेट H आयन एंड pH। कब निकालना है? व्हेन वी हैव मिक्स्ड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड जिसके लिए Ka की वैल्यू गिवन होगी 10⁻⁻⁵, इट इज मिक्स्ड विद 0.1 मोलर HCl। तो उसने पूछा है व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन जब इन दोनों को मिक्स किया। तो जैसे क्वेश्चन आए, आपको पता है एसिडिक एसिड क्या है, एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये वीक एसिड, दिस इज अ वीक एसिड। और HCl इज व्हाट, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड केस आता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वहां पे वीक एसिड है ही नहीं, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ H आयन प्रोड्यूस्ड बाय HCl लेने हैं जिसकी वैल्यू 10⁻⁻1 मोलर होगी, बिकॉज जो HCl की कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन होगी H आयन प्रोड्यूस्ड बाय द HCl, दैट इज 10⁻⁻1 मोलर। अब H आयन 10⁻⁻1 मोलर है तो इसके लिए pH कितना हो जाएगा 1। तो बस इस केस में इतना याद रखना कि वीक एसिड को ये मान लो कि वो सोल्यूशन में पड़ा ही नहीं है, बस इतना काउंट करना है, बहुत इजी है। करेक्ट। इस केस में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये समझ आ गया तो प्लीज कंफर्म इट इन द कमेंट सेक्शन। एक बार फिर से, बस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर
स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड पड़ा हुआ है। ओके, पब्लिक डिमांड इज कंसोर्शियल से मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl था। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, आप जितने मॉलिक्यूल्स HCl के ऐड करेंगे इन द सॉल्यूशन वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा इनटू इट्स रिस्पेक्टिव H आयन एंड Cl नेगेटिव। बट उसके साथ हमने वीक एसिड लिया एक, दैट इज एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये H आयन प्रोड्यूस करेगा और एसिटेट आयन प्रोड्यूस करेगा। तो होगा क्या कि ये तो एसिडिक एसिड है, ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जितना एसिड लिया है आपने इनिशियली इन द सॉल्यूशन उतना कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसी वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन इज देयर और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एज वेल एज मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट बताया था इन द इनिशियल केस। व्हाट इज दैट कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया गया जिसमें कोई एक कॉमन आयन, तो उसकी वजह से इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा विद हेल्प ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये मैंने आपको बताया था कॉमन आयन इफेक्ट। वीक एसिड है, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो सेम आयन प्रोड्यूस कर रहा है H आयन, इस वजह से वो और कम हो जाएगा। एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका डिसोसिएशन ऑलरेडी कम था और उसके साथ HCl डाल दिया जो सेम एक आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सो कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है एज वेल एज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। इसीलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि जो एसिडिक एसिड से H आयन प्रोड्यूस है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड एक साथ आ रहा है तो बस आपको आंख बंद करके ये करना है कि देयर इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड उस पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। बस इतना याद रखना है। व्हाट इज द रीजन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होता है और कॉमन आयन इफेक्ट। दीज आर द टू रीजंस कि हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड में डील करना है। अब समझ आ गया? आई होप अब ये क्लियर होगा सबको। ओके कूल। फ्रेंडशी लग रहा है खाना खा रही है और वरुण भी खाना खा रहा है, ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ओके अक्षत ऑल्सो गॉट इट, थैंक यू फॉर कमेंटिंग अक्षत एंड अंशिका। बाकी लोग तो पता नहीं, आज पढ़ने का मूड नहीं है इनका, दे आर नॉट कमेंटिंग। खाना खाते खाते पढ़ाई करते हैं। भगवान ऐसे लोगों को माफ नहीं करता, पता है? ये नरक में जाते हैं तो उनको बोलते हुए तेलों पे लोग तलते हैं। पढ़ाई सीरियसली किया करो, खाना पीना नहाना धोना सब तुम उसी टाइम पे करते हो हैं। सिर्फ 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी होती है दिन पे, उस पर भी तुम लोग ऐसे करते हो। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करता, पता है? चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे जैसे हमने एसिड्स के बारे में बात की है, सारे सारे केसेस सिमिलरली हम बेस के लिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट एक केस और छोटा सा है जिसको मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, लेकिन जब एडवांस में कभी कभी सवाल बन जाता है इसका, तो बस मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, अगर वीक एसिड मिक्स किए गए तो ये कंसेप्ट होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, जो सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते थे जेईई एडवांस में बहुत पुराने, है ना, जब तुम लोग छोटे छोटे थे, इनफैक्ट तुम लोग पैदा भी नहीं हो गए तब तब टाइप के क्वेश्चंस बनते थे। तो बस यहाँ पे इतना याद रखना, अगर दो एसिड्स हैं, एक Ha1 है एंड एक Ha2 है, ठीक है। फर्स्ट वाले की कंसेंट्रेशन C1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसकी कंसेंट्रेशन C2 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। ये कंडीशन अगर दी है तो यहाँ पे सीधे H एंड कंसेंट्रेशन का एक फॉर्मूला है, क्या है, K1 C1 K1 प्लस C2 K2 अंडर। ये क्वेश्चन मेंस में कभी नहीं आएगा, डेफिनेटली नीट में भी नहीं आ सकता। हाँ, एम्स लेवल और जेई एडवांस में कभी कभी सवाल, वो भी रेयर केसेस में, कि ट्रेडिशनल सवाल नहीं है, बट याद रखना अगर कभी आ जाए, खुदा ना खासा तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, अगर ये सवाल आ गया तो बस फटक से C1 K1 प्लस C2 K2 लगा के इस क्वेश्चन को खत्म कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो जितने भी एसिडिक केसेस हैं तो उसके सारे के सारे इमेजेस बेसिक सोल्यूशन में भी हम देख सकते हैं, है ना, जस्ट मिरर इमेज ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। तो बस जैसे HN निकालते थे बेसिक सोल्यूशन है, वैसे OH माइनस निकाल लेंगे इजिली।
इसके भी केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं ना। इसके मैं क्वेश्चंस आपको एक फाइल में टाइप करके पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड यू, वो बेसिक सोल्यूशन क्वेश्चंस, दे आर जस्ट मिरर इमेजेस ऑफ एसिड सॉल्यूशंस, एसिडिक सॉल्यूशंस। वो आप घर पे ट्राई करो, आई विल मेंशन द आंसर और आंसर्स आल्सो। अगर कोई डाउट है तो आप बता देना। तो बेसिक सोल्यूशन इज जस्ट द मिरर इमेज ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन। सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज है, बस यहाँ से OH निकालना, OH के बाद आप निकाल लोगे क्या, POH, और POH से PH। बस जहाँ पे S था वहाँ POH हो गया, और जहाँ PS था वहाँ POH हो गया, और बाकी PS तो निकालना जानते हैं, 14 माइनस POH निकाल देना। क्यों, हमें पता है PH एंड जो POH का समय दैट इज 14। यहाँ से PH ऑलरेडी निकाल सकते हैं अगर POH आ गया, क्या 14 माइनस POH। ठीक है, तो दैट इज जस्ट अ मिरर इमेज, इसीलिए हम उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एक ही चीज बार बार रिपीटेडली पढ़ने का कोई यूज नहीं है, दैट इज ऑफ नो यूज। मैं इसके क्वेश्चंस दे दूंगा, सर घर पे प्रैक्टिस करो। बहुत दिनों से कोई होमवर्क नहीं दिया गया आपको, तो वही होमवर्क दूंगा मैं, और उसे चेक भी करूंगा किसने किसने किए है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है अगर कोई एसिड लिया HA और कोई बेस लिया BOH, ठीक है, एसिड बेस के रिएक्शन से ही सॉल्ट बनता है। तो एसिड बेस की रिएक्शन हुई, इसने सॉल्ट बनाया, BA करके कोई सॉल्ट बनाया और H2O रिलीज कर दिया। और हमेशा ध्यान रखना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हम तब एज्यूम करेंगे जब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन HA एंड BOH, मतलब एसिड और बेस बिल्कुल भी नहीं बचा है, देन वी कैन गो विद द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर एसिड और बेस थोड़ा सा बच गया तो हमें एसिड बच गया तो एसिड वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अगर बेस बच गया तो हमें बेसिक सोल्यूशन वाली कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। बट अगर दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम हो गए एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट एंड दोनों ही खत्म हो गए, तब हम ये एज्यूम करेंगे, तब हमारे पास सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस मिलेगा। ठीक है, तो BA अगर सॉल्ट है तो ये BA डिसोशिएट होगा किस में, B पॉजिटिव एंड A नेगेटिव में। अगर ये ऐसे डिसोशिएट हो रहा है तो B पॉजिटिव H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव है, ये H2O का नेगेटिव पार्ट ढूंढेगा तो क्या बना देगा, BOH, और क्या रिलीज कर देगा, HN रिलीज कर देगा। ऐसे ही अगर किसी सॉल्ट का एनायनिक पार्ट वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये नेगेटिव पार्ट है, वाटर का पॉजिटिव पार्ट ढूंढेगा, वाटर का पॉजिटिव पार्ट ढूंढेगा तो ये क्या बनाएगा, ये HA बनाएगा और OH माइनस रिलीज करेगा। इक्विलिब्रियम मतलब ये रिएक्शन काफी स्लो है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो सॉल्ट का ये के पॉजिटिव, बी पॉजिटिव क्या है, ये कैटायनिक पार्ट है, ये कैटायन हाइड्रोलाइज होके HN प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब अगर कोई कैटायन हाइड्रोलाइज हुआ सॉल्ट में तो वो सोल्यूशन को क्या बना सकता है, वो सोल्यूशन को एसिडिक बना सकता है। एंड अगर कोई एनायन प्रोड्यूस हुआ को बेसिक बना सकता है। ठीक है, कि सॉल्ट का अगर कैटायन हाइड्रोलाइज हुआ तो सोल्यूशन को एसिडिक बनाएगा क्योंकि सोल्यूशन में HN रिलीज हो रहा है। एंड सॉल्ट का अगर एनायन हाइड्रोलाइज हुआ तो वो सोल्यूशन को बेसिक बना सकता है। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल किसका, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। क्या है, फिर से बता रहा हूँ, HA और BOH ने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, दे फॉर्म, एक मिनट, हाँ, HA और BOH ने आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लिया। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हम तब स्टडी करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हम तब स्टडी करेंगे जब एसिड और बेस एट द एंड ऑफ रिएक्शन कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो चुके हैं। देन वी विल गो विद द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर एसिड बच गया तो क्वेश्चन एसिडिक सोल्यूशन का हो गया, बेस बच गया तो क्वेश्चन बेसिक सोल्यूशन का हो गया। अगर दोनों ही नहीं बचे तो क्वेश्चन किस में चला गया, दैट क्वेश्चन इज कम टू द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये है सॉल्ट है, सॉल्ट सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो दे विल डिसोशिएट इनटू बी पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। अगर बी पॉजिटिव कैटायनिक पार्ट डिसोशिएट सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड हुआ तो सोल्यूशन को एसिडिक बना देगा। एंड अगर सॉल्ट का एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज्ड हुआ तो सोल्यूशन को बेसिक बना देगा। नाउ वी विल सी कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स के लिए कैसे कैसे क्या क्या कैटेगरी से चीजें हो सकती हैं। तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हमें पढ़नी है।
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्या केसेस है, क्योंकि सॉल्ट 4 तरह के होते हैं। केस नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। केस 1 कि अगर हमने सॉल्ट बनाया कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करके सॉल्ट बनाया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिलकर अगर हमने सॉल्ट बनाया तो वो चीजें कैसे डील होंगी। तो इसका एग्जांपल देखो, सबसे बड़े एग्जांपल क्या है इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। एक्सक्यूज मी, HCl की रिएक्शन अगर NaOH के साथ करवा दी तो व्हाट दे विल फॉर्म, वो NaCl बनाएगा और क्या बनाएगा, और H2O बनाएगा। इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन C मान लो, NaCl H2O वाज नथिंग। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए ये तो पूरे खत्म हो जाने चाहिए, NaCl का कंसंट्रेशन C होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, वाटर से हमें लेना देना नहीं है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो हम NaCl को पकड़ेंगे। अब NaCl को जब हमने पकड़ा तो NaCl डिसोसिएट होगा किस में, वो डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब ये देखो जरा, ने वाटर से रिएक्शन की तो डिसोशिएट होकर क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म NaOH एंड दे विल रिलीज H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और अगर Cl नेगेटिव ने वाटर से रिएक्शन की हाइड्रोलाइज होने के लिए तो दे विल फॉर्म क्या, HCl एंड दे विल प्रोड्यूस OH माइनस। अब ये दोनों रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। सोडियम पॉजिटिव अच्छा खासा सोल्यूशन में पड़ा था, है ना, वाटर से रिएक्शन करके NaOH बना रहा और H पॉजिटिव रिलीज करे, तो पॉसिबल ही नहीं है। सोल्यूशन में एक साथ NaOH और H पॉजिटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज NaOH कैसा एसिड है, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और H एन क्या है, ये तो एसिडिक सोल्यूशन को करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। Na पॉजिटिव की हाइड्रोलाइज होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अभी वो NaOH और H पॉजिटिव है, ये बेस है, ये एसिड है, कोई बात नहीं हुई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सिमिलरली अगर Cl नेगेटिव को हाइड्रोलाइज किया तो क्या बना रहा है, HCl, जो क्या है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और OH नेगेटिव सॉल्यूशन को बेसिक बनाने की कोशिश करेगा, तो अभी भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एसिड और बेस रिएक्शन करके फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का मेन ड्राइविंग फोर्स होता है टू अटेन द स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी खराब हो रही है, क्यों, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब रिएक्शन में रिएक्टिविटी तुमने बढ़ा दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों रिएक्शन इस डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, कि Na पॉजिटिव वाटर से हाइड्रोलाइज होकर NaOH बना दे, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मतलब तुमने उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दी, और किसी रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ा दी मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम कर दी। मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कभी ही नहीं जाएंगी, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ सकती हैं, बट Na H2O से रिएक्शन करके कभी NaOH और H पॉजिटिव नहीं बना सकता, बिकॉज ये इनकी स्टेबिलिटी बढ़ा नहीं रहे, दे आर डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और उससे और रिएक्टिव बना रहे, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल, और यहाँ पे हमेशा पीएच जो है वो 7 ही रहेगा और सोल्यूशन हमेशा पड़ा रहेगा न्यूट्रल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कभी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हमेशा पीएच उसका 7 रहेगा और चीजें रहेंगी न्यूट्रल। अब कौन कौन से आयन या कौन कौन से कैटायन डिसोशिएट नहीं हो सकते, अब जरा ये ऑब्जर्व करो, ये जो Na पॉजिटिव है ये अपने स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर आयन है। Na पॉजिटिव कहां से आया, ये NaOH से आया होगा अगर मैं बेस की बात करूं, तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर पार्ट है। अब Cl नेगेटिव किसका काउंटर पार्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काउंटर पार्ट है। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के काउंटर आयंस होते हैं उनका कभी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्या बोला मैंने कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं उनके काउंटर आयंस का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंटर आयंस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस will not हाइड्रोलाइज्ड, वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे। मतलब देखो इनको चार्ट बना देते हैं कौन कौन से हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। अगर मैं एनायन की बात करूं, एनायन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, एनायन इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिड,
सिमिलरली अगर मैं कैटायन की लिस्ट बनाऊं, कैटायन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? कैटायन इज प्रोड्यूस्ड बाय बेस। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने पढ़े थे। कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं? HCl, तो उसका काउंटर एन Cl नेगेटिव, HBr काउंटर एन Br नेगेटिव, HI काउंटर एन I नेगेटिव, नाइट्रिक एसिड काउंटर आयन नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड काउंटर आयन सल्फेट, HClO4 काउंटर आयन ClO4 नेगेटिव। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे उनके एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे। सिमिलरली कैटायन को पकड़ो, कैटायन कहाँ से आएंगे? बेस से। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं। हाइड्रोक्साइड कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप के NaOH, तो उसका काउंटर आयन Na पॉजिटिव, KOH काउंटर आयन K पॉजिटिव, रुबिडियम OH तो रुबिडियम। सिमिलरली सेकंड ग्रुप पे जाओ, कैल्शियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया। तो ये हमेशा बात याद रखनी है, वहां पे कंसेप्ट हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे एग्जामिनेशन में जाके, तो बस इतना याद रखो क्या, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के जो काउंटर आयन है वो कभी भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई है तो यूजुअली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है कि काउंटर आयन विल नॉट हाइड्रोलाइज्ड। कौन कौन से हैं? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, सल्फेट, ClO4 नेगेटिव। इधर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, ये सब किसके काउंटर पार्ट है? ये सब काउंटर पार्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के। ठीक है, तो ये बात याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो बस इस चीज का ध्यान रखोगे तो आगे केसेस ऑटोमेटिकली सब फटाफट फटाफट होते चले जाएंगे। तो अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात की, उसमें जो हुआ था वो हमने बात की है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड केस की। अगर सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। जरा ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया कौन सा? HCl प्लस वीक बेस ले लो, कोई NH4OH ले लो, ठीक है, मोनो एसिडिक ही लेना। तो ये कंफर्म हो गया, क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म NH4Cl प्लस H2O। इनिशियली कंसंट्रेशन दोनों का C था, ये कुछ भी नहीं था, ये खत्म, ये खत्म एट द एंड। एंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब NH4Cl बना, तो बस जब एसिड बेस खत्म होगा तो सारा खेल किसके ऊपर आ गया? सारा खेल आ गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे। तो अब NH4Cl आ गया, अब परफॉर्म करने की बारी है NH4Cl की। तो NH4Cl डिसोशिएट होगा किसमें? इट विल डिसोशिएट इनटू NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, NH4 आयन का C कंसेंट्रेशन था जो खत्म होके NH4 पॉजिटिव C बनाएगा, Cl नेगेटिव C बनाएगा। अब ये बताओ NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कौन आयन डिसोसिएशन में जाएगा? किसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा? किसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा? NH4 पॉजिटिव का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। क्यों? क्योंकि जो NH4 पॉजिटिव है वो वीक बेस का काउंटर पार्ट है। Cl नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बिकॉज Cl नेगेटिव इज अ काउंटर आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसलिए Cl नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। किसका होगा? NH4 पॉजिटिव का हाइड्रोलिसिस होगा। आवाज कट कट के आ रही है, जरा फटाफट ये बताओ, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट? आवाज में प्रॉब्लम है क्या? एक बार ये बताओ कि आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, कभी कभी गायब हो जाती है, वो कभी कभी शायद कोई इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता होगा, क्योंकि इंडिया में कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन तो कोई प्रोवाइड ही नहीं करता। आप कितना भी बड़ा अच्छा हाई कंपनी का इंटरनेट ले लो तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर फ्लक्चुएशन आ जाता है प्लीज लेट मी नो। अब आवाज ठीक है? अरे सारे उठ जाओ भाई, गुड मॉर्निंग। सो रहे हो सारे? उठो, नमस्ते। उठो जरा और बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही? सभी लोग बताओ।
ओके, कभी कभी आवाज में फ्लक्चुएशन आ जाता है। ओके फाइन, थैंक यू। अभी तो कोई डाउट है तो बताओ। अरे मेरी आवाज सफिशिएंट है। कौन बोल रहा है बीच में ये? अरे मेरी आवाज सफिशिएंट है भाई। NH पर पॉजिटिव मतलब यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो जब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो इस सोल्यूशन को क्या बना देगा? इट विल मेक द सोल्यूशन एसिडिक, और यहाँ पे जो pH है दैट विल बी लेस देन 7। ठीक है, कैसे एसिडिक हो गया अभी देखो। NH पर पॉजिटिव जो है वो वाटर से क्या पकड़ेगा? वो वाटर से पॉजिटिव पार्ट पकड़ेगा और इट विल फॉर्म NH4OH, और क्या रिलीज करेगा? H आयन। अब देखो इनका कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है, NH4OH तो वीक बेस है, H आयन बहुत बढ़िया काम क्रिएट करेगा, इसीलिए ये सोल्यूशन को बना देगा एसिडिक। तो H पॉजिटिव रिलीज करके सोल्यूशन को एसिडिक बना देगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो हमारा पीएच का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कि कभी ऐसा केस बने जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक बेस का कॉम्बिनेशन हो, तो उसके लिए पीएच का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद ही रखना है आपको, हाफ पी के डब्ल्यू। अगर किसी को पी के डब्ल्यू की वैल्यू याद है तो कमेंट सेक्शन में बताए। इन माइनस पी के बी माइनस लॉग ऑफ सी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, पी के डब्ल्यू की वैल्यू अगर किसी को याद हो जाए कमेंट सेक्शन में बताए, भगवान उसका भला करे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है क्या? पीएच। तो पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग ऑफ सी। अब इसको अच्छा लोगों ने बोला है, लोगों को पता है? 14। अंशिका क्या बोल रही है? नहीं पढ़ा होना अभी तक यहाँ में। अंशिका मेरी बात समझ नहीं आ रही है थोड़ा। Please, can you rewrite the comment? I'm not getting what you were trying to say. ब्रांशी तो बस इन आउट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, कोई बात नहीं, मैंने तो पढ़ाया है ना। जो मैंने पढ़ा है उसे रेगुलर रिवाइज करते रहो नोट्स देख देख के। तो ये फॉर्मूला होता है पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग ऑफ सी। पी के डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे आप सबको पता है कितनी होती है, पी के डब्ल्यू इज 14 रूम टेम्परेचर। पी के बी वीक वीक बेस है तो इसके लिए के बी डिफाइन होगा, माइनस लॉग सी क्या है? सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, या फिर ऐसे आयन का कंसेंट्रेशन है सी जिसका हाइड्रोलिसिस होगा, जो यहाँ पे कौन है? NH4 पॉजिटिव। तो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, के भी पता है, यहाँ पे सी लिख देता हूँ मैं, सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइज्ड आयन। हम न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे अभी। अभी सेकंड कंसेप्ट देख लिया, अब हम इसके थर्ड कैटेगरी में जा रहे हैं, खुद ही समझ आएगा तुम्हें, है ना। थोड़ा तो नई नई चीजें हैं, थोड़ी अच्छे अच्छे से हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा लग सकता है, बट थोड़ा देखने की कोशिश करो कि चीजें हो कैसे रही हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी सारे केस पढ़ लोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। वीक एसिड कोई बताइए? वीक एसिड हमारे पास सबसे सस्ता और टिकाऊ एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड के रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ कर दूं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट? हमें मिलेगा CH3COONA प्लस H2O। इनिशियल इनका कंसंट्रेशन C था, ये कुछ भी नहीं था। ये दोनों खत्म हो जाने चाहिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए, और हमें काम है सिर्फ सॉल्ट से। तो सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन अब हमारे पास कितना हो गया है? वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट एज C। इसका कंसंट्रेशन अगर C है तो इसको पकड़ो जरा, CH3COONA को पकड़ा और इसको हाइड्रोलाइज करा है। ये डिसोशिएट होगा इसमें, ये डिसोशिएट होगा एसिटेट आयन में एंड सोडियम पॉजिटिव आयन। अगर ये C है, ये कुछ नहीं इनिशियली, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बनाएगा C, ये बनाएगा C। अब यहाँ पे जो डिसोसिएशन होगा
वो सिर्फ एसिटेट आयन का होगा, बिकॉज दिस इज अ काउंटर आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम से हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दैट इज अ काउंटर आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये अनायन है, अनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। अब अनायन का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, देखो जरा। अनायन का हाइड्रोलिसिस के लिए तो बस याद कुछ करना ही नहीं है, एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन। अब वाटर से रिएक्शन करेगा तो नेगेटिव है, वाटर का पॉजिटिव पार्ट पकड़ेगा। तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट अगर उसने ग्रिप किया तो इसने क्या बनाया, इसने एसिटेट एसिटिक एसिड बनाया, और एच आयन ले लिया तो क्या रिलीज किया, इसने OH आयन रिलीज कर दिया, OH नेगेटिव। इससे सॉल्यूशन जो हमारा है अल्टीमेटली क्या हो गया, बेसिक हो गया इन दिस पर्टिकुलर केस। और इस केस में जो पीएच का फॉर्मूला होता है, इस केस में पीएच के फॉर्मूले में सिमिलर पीएच है। बस ये बताओ, अगर बेसिक है तो पीएच की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए, अगर बेसिक है चीजें। ठीक है, पीएच 7 से ज्यादा है तो देखो हमें 7 से ज्यादा करने की जरूरत है, तो क्या करेंगे, हाफ पी के डब्ल्यू, जैसे लास्ट केस में तो अभी भी वही है, लास्ट केस में माइनस था तो यहाँ प्लस लगा दी। अब यहाँ पे देखो वीक कौन है, वीक हमारे पास एसिड है, तो हम सिर्फ एसिड के लिए ही डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने पी के ए लिखा। लास्ट केस में वीक बेस था तो वहां पी के बी था, इस केस में वीक एसिड है इसलिए पी के ए है। और दोनों जगह प्लस साइन क्यों लगाया है, बिकॉज जो सोल्यूशन है वो तुम्हें बनाना है बेसिक। सोल्यूशन अगर बेसिक बनाना है दैट मीन्स तुम्हें पीएच ज्यादा से ज्यादा रखना है, इसलिए कंसंट्रेशन log ऑफ सी और ए हमने कर दिया। तो याद करने का तरीका भी है ना, कि पीएच 7 से ज्यादा, इसलिए हमने फॉर्मूले में कैसा साइन लगाया, हमने पॉजिटिव साइन लगाया दोनों के बीच में। तो ये फॉर्मूला हो गया पीएच का हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस log ऑफ सी। दिस इज द फॉर्मूला। लास्ट केस में क्या था, हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी, क्योंकि वहां पे वीक बेस था, प्लस log ऑफ सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अब लास्ट केस में जो फॉर्मूला है, अब लास्ट केस हमारे पास बचा किसका, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बता दो, अगर कोई चीज फिर से बतानी है तो। कोई चीज अगर फिर से बतानी है तो बता दीजिए। घर पे जाके इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी एकदम क्लिस्टर क्लियर होगा। कैसे क्लियर, ओके फाइन, चलो डोंट हैव एनी डाउट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट केस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड पूरी दुनिया जानती है, एसिटिक एसिड प्लस वीक बेस क्या है, NH4OH। इनकी आपस में रिएक्शन हुई तो इसको क्या बनाएंगे, CH3COO, CH3COO NH4 प्लस H2O, वही इसका कंसंट्रेशन सी, इसका कंसंट्रेशन सी, दिस इज नथिंग। अब ये दोनों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए खत्म हो गए, इसका कंसंट्रेशन सी रखना है, और बाकी वाटर से लेना देना है नहीं। तो जब एसिड बेस खत्म हो गए तो ये केस पर्टिकुलर किसको बिलोंग कर रहा है, ये केस बिलोंग कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को, बिकॉज वी डोंट हैव एसिड एंड बेस। यहाँ पे CH3COO NH4 को अगर डिसोशिएट करेंगे तो डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। इसका कंसंट्रेशन सी था, दिस इज नथिंग, सॉल्ट पूरा हाइड्रोलाइज होगा AC और AC। अब यहाँ पे देखो जो एसिटेट आयन है ये भी काउंटर आयन नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, एज वेल एज जो NH4 पॉजिटिव है ये भी काउंटर आयन नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो यहाँ पे दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा तो जो फाइनल सोल्यूशन है दैट कैन बी आइदर एसिडिक और बेसिक, और इट मे बी पॉसिबल कि वो सोल्यूशन पूरा का पूरा क्या हो जाए, वो सोल्यूशन पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाए। तो यहाँ कोई भी चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे जो पीएच का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे जो पीएच का फॉर्मूला है, पीएच विल बी हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू
प्लस यहाँ दोनों वीक है तो यहाँ पे पी के ए भी आएगा एज वेल एज पी के बी भी आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम यहाँ पे सारी चीजें पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया पीएच का फॉर्मूला। हमने 4 केसेस पढ़े, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, अब वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। ठीक है, तो ये 4 केसेस है किसके, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो अभी बताओ। ऑब्वियसली ये कभी क्लास में 100% समझ में नहीं आ सकता। 100% समझने के लिए उसे एक बार क्लास घर पे जाके जरूर रिवाइज करो। अगर कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या कुछ लिखा हुआ समझ नहीं आया है, वो जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट मैं उसे दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दूं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई समस्या है यहाँ तक किसी को, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फर्दर। Got it, got it, Akshat got it. Okay, fine. What about other students? Arun, Ayush, Dev, what about you all? जरा कमेंट सेक्शन में बता दो अगर कोई समझ तो। हाँ, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स का शीट दे दूंगा, इसका हम डिस्कस करेंगे इसको, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बफर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस की एक का ड्रॉपलेट्स, मतलब उसमें माइन्यूट अमाउंट ऑफ एसिड या माइन्यूट अमाउंट ऑफ बेस ऐड करने पे, एग्जैक्टली दिस मस्ट बी द एटीट्यूड ऑफ एवरी स्टूडेंट। अभी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली घर पे जरूर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर न्यू थिंग्स फॉर यू ऑल। एक बार घर पे पढ़ो, मैं क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाने से एक क्लैरिटी आएगा। केमिस्ट्री में फिजिकल कर्व थ्योरी पढ़ के नहीं आ सकता। इनफैक्ट मैं भी जब रिवाइज करता हूँ, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो अ टीचर, मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है। आई हैव टू प्लान माई क्लास बिफोर द लेक्चर्स। तो जरूर घर जाके पढ़ो। इनफैक्ट आई टाइप अ शीट, अभी कोई टाइप करने के लिए है नहीं तो मैं खुद शीट टाइप करूंगा क्वेश्चंस की, आई डेफिनेटली सेंड यू, और उसे आराम से सॉल्व करो, उसे हम डिस्कस करेंगे इन द फर्दर क्लासेस। फर्स्ट सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, दैट इज द राइट एटीट्यूड अक्षर, गुड, कीप इट अप। तो बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस के स्मॉल अमाउंट डालने पे उसके पीएच में बहुत ज्यादा विजिबल चेंज नहीं आता है। तो डेफिनेशन इज negligible change in pH if a small amount of acid or base added। देखो, एसिड बेस डालने पे उसमें पीएच में चेंज ही नहीं होगा, ये कहना हाइपोथेटिकल केस। हैरी पॉटर नहीं खेल रहे मैं ना। हैरी पॉटर देखी सबने? हैरी पॉटर सीरीज देखे सातों पार्ट्स, ऑल 7 पार्ट्स? अरे ये तो बोल दिया करो यार, हैरी पॉटर देखा सबने? अच्छा, 5 पार्ट तक देखे? अच्छा, आजकल एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं हो गया हूँ, तो हैरी पॉटर रिवाइज कर रहा हूँ। तो आई हैव सीन कितने पार्ट्स देख लिए? मैं 7 के फर्स्ट पार्ट में पहुंच गया। क्या बात है, बड़े लोग हैं हमारे साथ। मैं कभी इंडिया के बाहर नहीं निकला। आई विश हम घूमने चलें कभी। मेरा पासपोर्ट रेडी है। अभी 2 महीने पहले आई हैव ऑफर फ्रॉम कुवैत।
एक कुवैत से ऑफर आया था, दे आर ऑफरिंग मी वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, बट घर वाले कहते हैं ना, घर वालों ने मना कर दिया, तो आई हैव टू कीप साइलेंट। तभी अच्छा खासा मेरे पास ऑफर था, दो ऑफर्स थे, एक दुबई में ऑफर जाने का था, वहाँ एनआरआई स्टूडेंट्स को पढ़ाना था, एज वेल एज देयर इज ऑफर फ्रॉम कुवैत। अच्छा अमाउंट पे कर रहे थे, इनफैक्ट दे आर ऑफरिंग मी द हॉलीडे पैकेज फॉर 3 months फॉर नेक्स्ट ईयर, बट मम्मी पापा की बात मैं अभी भी मानता हूँ, तो उन्होंने मना किया, दैट इज व्हाई आई हैव रिजेक्टेड दैट ऑफर करेंटली। अब आगे हु नोज। ए चलो रे, बफर सोल्यूशन पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं। कहाँ से हैरी पॉटर बीच में आ गया। ए यार, चाइना कौन जाएगा, फिर से वहां कोरोना वायरस शुरू हो गया रे, मत जाना चाइना, मार खाओगे बहुत। तो हाँ, बफर सोल्यूशन के टाइप्स देखो। बफर सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं जब मैं पढ़ने। फर्स्ट बफर सोल्यूशन इज एसिडिक बफर सोल्यूशन। अब व्हाट इज एसिडिक बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन का मतलब है, एसिडिक बफर सोल्यूशन का मतलब है कि आपको एक वीक एसिड लेना है, प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड लेना है और उसका सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। वीक एसिड क्या है, वीक एसिड सपोज तुमने CH3COOH ले लिया, दिस इज अ वीक एसिड। अब इस एसिड का स्ट्रॉन्ग, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, हाँ करेक्ट। अब ठीक है, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक एसिड है, अब इसका सॉल्ट बनाओ। एसिडिक एसिड की किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, सपोज एसिडिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करवा दी तो क्या बनेगा, CH3COON। तो ये जो मिक्सचर है ना, इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं क्या, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सेकंड इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन इसका जस्ट मिरर इमेज, इसमें लिखोगे क्या, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद, ये बेस था तो यहाँ पे इसका सॉल्ट लेना है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, है ना। कोई वीक बेस बताओ, मोनो एसिडिक, वो है NH4OH प्लस NH4OH के साथ अब इसकी रिएक्शन करवाओ किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब NH4OH के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करवा दी HCl के साथ। अब NH4OH की रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी NH4Cl। तो बस याद ऐसे रखना है, बेसिक बफर में वीक बेस लेना है, एसिडिक बफर में वीक एसिड लेना है, और इसका सॉल्ट बनाना है फिर उसके स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के साथ। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, एसिडिक बफर में वीक एसिड, बेसिक बफर में वीक बेस। अब इनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलास में बता रहा हूँ, है ना, न्यूमेरिकल की शीट में शेयर करूंगा। जैसे एसिडिक बफर के लिए अगर कोई पूछे व्हाट इज द पीएच वैल्यू, इसका फॉर्मूला है, अब एसिडिक बफर में वीक क्या होता है, वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड तो वी विल स्टार्टेड फ्रॉम के, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी pKa प्लस log ऑफ concentration of anion divided by concentration of the acid। ये फॉर्मूला होता है पीएच का जो हम याद रखेंगे, pKa प्लस log ऑफ anion बाई एसिड कंसेंट्रेशन। ठीक है, सिमिलरली अब एसिड का फॉर्मूला ये है, तो बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक बफर में वीक बेस होता है। बस बेसिक बफर में याद रखना, यहाँ पे पीएच निकालते थे, बेसिक बफर में हम क्या निकालेंगे, बेसिक बफर में वी विल ट्राई टू अप्लाई पीओएच, वहां पे पीओएच निकालेंगे, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा, उसका फॉर्मूला है पीओएच मस्ट बी, यहाँ पे वीक है बेस, यहाँ पे क्या आएगा
पी के बी आएगा, एक फॉर्मूला याद है, दूसरा ऑटोमेटिकली बना सकते हो, प्लस लॉग ऑफ, ऊपर एनायन था तो यहाँ पे क्या आएगा, कैटायन। का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ऊपर एसिड था तो यहाँ पे बेस आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीएच, और एसिडिक और बेसिक बफर के लिए ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब ये बफर में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ जितना बताया है उसमें कोई डाउट है तो ये बताओ, जितना मैंने अभी बताया। बाकी पढ़ने को तो आप बहुत एक्सप्लोर करोगे लेकिन उसका फायदा नहीं है। हमें चीजें वही पढ़नी है जो हमारे करिकुलम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने बातें बताई, अगर उसमें कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। अक्षत, अंशिका, व्हाट अबाउट अदर्स, प्रियांशी, अरुण? ओके, चलो। बफर के बाद मैं डेफिनेटली टॉपिक वाइज तुम्हें सॉल्यूशंस, इसके क्वेश्चंस तुम्हें डेफिनेटली भेज दूंगा। तो बफर सॉल्यूशन के बाद हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, दैट इज, जिसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज का, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए पहले हम सॉल्ट्स के बारे में जान लें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट के अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में तो सबसे पहला कैटेगरी का सॉल्ट है जो हमें नहीं पढ़ना है लेकिन स्टिल बेसिक तो बनाना पड़ेगा, जिसे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलेंगे। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स को मतलब इनको वाटर में जैसे ही ऐड करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, वाटर में डालो, दे विल ऑलमोस्ट गेट डिसअपियर इन सम टाइम। जैसे एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हो, NaCl। इनके एग्जांपल्स याद रखने, हाईली सॉल्युबल का मतलब वाटर में डालते बिना किसी एफर्ट के दे विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। एग्जांपल में याद रखना है तुम्हें, जितने भी नाइट्रेट के जो कंपाउंड्स होते हैं दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल। और सेकंड पार्ट, जितने भी कंपाउंड्स में सोडियम मिल जाए या पोटेशियम मिल जाए या फिर रुबिडियम मिल जाए, मतलब जितने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स उनकी बात कर रहा हूँ, या फिर सीजियम मिल जाए या फिर NH4 पॉजिटिव आयन मिल जाए, वो सारे के सारे बहुत ही खतरनाक तरीके से वाटर सॉल्युबल काउंट होते हैं, तो उनको हाईली सॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं। यहाँ पे कभी भी प्रेसिपिटेट या किसी और चीज का केस नहीं आ सकता, तो ये हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जस्ट फॉर द एग्जांपल तुम्हें याद रखना चाहिए। सेकंड इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब जो वाटर में थोड़ा सा माइन्यूटली सॉल्युबल होते हैं, है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में बहुत कम है। मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी तुम ऑलमोस्ट ये कह सकते हो, इनकी सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल है। नहीं, ऐसा नहीं है कि डिसॉल्व होंगे नहीं, दे विल डिसॉल्व, दे डू डिसॉल्व इनफैक्ट, बट इतनी कम सॉल्युबिलिटी होती है कि तुम उसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या कर सकते हो, उसे ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हो। और यही तरीके के सॉल्ट हमें इस पर्टिकुलर केस में पढ़ने हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो आई कोट द एग्जांपल्स है, जैसे एग्जांपल में आएगा AgCl, AgBr, AgI, ये जो मैं सॉल्ट्स लिख रहा हूँ, और ऑल फॉस्फेट्स एंड सल्फाइड्स। इनफैक्ट तुम्हें इन तीन ही क्वेश्चंस, इन तीन ही सॉल्ट्स को 99% केसेस में डील करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बताओ, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में इनमें से जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं वो होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, यही प्रेसिपिटेट बनाते हैं। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट तो कभी प्रेसिपिटेट बनाएंगे नहीं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई है और वो
सॉल्यूशन के सरफेस पे एंड पे जाके डिपॉजिट होने स्टार्ट हो चुके हैं, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जो हाईली सॉल्युबल है उनको तो वाटर में ऐड करते जाओगे, एज सुन एज दे फॉर्म विद इन द डोमेन ऑफ द रिएक्शन, वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली सॉल्युबल होते चले जाएंगे। बट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बनेगा दे विल डिसॉल्व, थोड़ा और बना दे विल डिसॉल्व, लेकिन जैसे ही परमिसिबल लिमिट से ज्यादा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बना दे विल गेट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो सकते हैं कौन से, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे केएसपी से, एंड में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाद साथ ही साथ देखना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो वाटर सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी को सी से या फिर एस से जिससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यूजुअली लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एस। जैसे अगर कोई ए बी टाइप का सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल तो हल्का सा सॉल्युबल होगा, ये कंज्यूम होगा ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ए बी स्टार्टिंग में सॉलिड था, जब इसको वाटर में डाल दिया तो ए पॉजिटिव एक्वस थोड़ा सा और बी नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ क्या, सपोज इनिशियली आपने एस अमाउंट ए बी का लिया था, है ना, एस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए बी, तो ये भी एस बनेगा, दिस ऑल्सो बी एस, बिकॉज इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है, तो ए पॉजिटिव भी एस होगा, बी नेगेटिव भी एस होगा, बिकॉज सबका कोफिशिएंट 1 1 है। अब इसका अगर कोई पूछे व्हाट इज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज नथिंग बट दिस इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस रिएक्शन का, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, यू कैन राइट concentration of A positive into concentration of B negative। अब ए बी तो सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन तो हम मेजर करेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली KSP विल बी ए पॉजिटिव का कंसंट्रेशन S, बी नेगेटिव का कंसंट्रेशन S, तो यहाँ पे KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो ए बी टाइप के सॉल्ट में KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी में इस टाइप का रिलेशन होता है। सेकेंड थिंग, सपोज अगर कोई AB2 टाइप का सॉल्ट आ गया जो सॉलिड था, अब ये कैसे डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा, इनफैक्ट इसको नेक्स्ट पेज पे डालते हैं, यहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट पेज में डाल रहा हूँ मैं इसको, AB2 टाइप का सॉल्ट, AB2 टाइप का सॉल्ट अगर डिसोशिएट हुआ, ये डिसोशिएट होगा ये डबल पॉजिटिव में प्लस 2 टाइम्स बी नेगेटिव। अब ये डबल पॉजिटिव क्यों, क्योंकि बेटा राइट हैंड साइड को भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है ना, जब लेफ्ट हैंड साइड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये तो पता ही है आपको, सॉलिड है, ये एक्वस फेज में, दिस इज आल्सो इन द एक्वस फेज। ठीक है, अब उसके बाद देखो उनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से ये एस होगा, इसका कोफिशिएंट 2 है तो दिस विल बी 2s। तो यहाँ पे KSP क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे KSP लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी 2B माइनस नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस का होल स्क्वायर। करेक्ट, जरा वैल्यूज पुट करिए, कंसंट्रेशन ऑफ A डबल पॉजिटिव S, कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव इज 2s और उसका भी स्क्वायर, ये कितना हो गया, दिस विल बी 4s क्यूब। तो AB2 टाइप के सॉल्ट में KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन 4s क्यूब। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई मैंने रैंडम केस ले लिया, सपोज थर्ड केस, हमने कोई केस ले लिया A3B टाइप का, मैं इतने सारे डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रहे और तुम भूलो नहीं। A3B को डिसोशिएट किया तो ये कन्वर्ट हो गया 3A पॉजिटिव प्लस B माइनस 3, ये सॉलिड था, दिस इज एक्वस एंड दिस इज आल्सो एक्वस। अब अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रिस्पेक्टिव, ये 3s होगा सॉल्युबिलिटी के बाद, दिस विल बी s। यहाँ पे फिर से डिफाइन करो व्हाट, KSP कैसे डिफाइन करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इसका क्यूब, बिकॉज कोएफिशिएंट वाज 3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस 3, A पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 3s उसका क्यूब, B माइनस 3 का कंसंट्रेशन S
तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और s की टोटल पावर ऐड करो तो s टू द पावर 4, तो KSP इज इक्वल टू आ गया 27 s टू द पावर 4। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटीज के बारे में हम इस तरीके से बातें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ऑन द सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ KSP of AgCl is 10 raised to the power minus 10, then calculate its solubility। ये छोटा सा न्यूमेरिकल, तो बस आंसर में क्या लिखोगे अब बताओ। AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में आता है, ये डिसोशिएट किस में होगा, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये S है, दिस इज ऑल्सो S, तो इसके लिए KSP क्या होगा S इंटू S, दैट इज S स्क्वायर। अब KSP की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है न्यूमेरिकल में, देखो KSP इज अबाउट 10 रेज टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू S स्क्वायर। S की वैल्यू क्या आएगी 10 रेज टू द पावर माइनस 10 का रूट, दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर माइनस 5, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की भी यूनिट वही है जो कंसंट्रेशन की यूनिट, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई कि KSP और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर अभी तक कोई डाउट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, अगर फिर से समझना है फिर से बताना है। अभी तक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी में कोई डाउट या कोई टर्म फिर से आपको पूछना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स। प्रियांशी निशिका, बाकी सब फटाफट बता दे। ओके, नो डाउट इज देयर। तो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम सॉल्युबिलिटी पे, है ना, बिकॉज अभी वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, कोई डाउट नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। अच्छा, सब घड़ी की तरफ देख रहे हैं, वी आर 4 मिनट्स लेफ्ट। मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा आज, रुको, ऐसे की तैसी सबकी घड़ी की तरफ देख देख के मक्कारी कर रहा हूँ। अभी रुको, मैं अभी 4 क्वेश्चंस और कराऊंगा, नेक्स्ट हाफ एन आवर पढ़ाऊंगा। KSP ऑफ, लो सब रोने लगे, नहीं सर नहीं सर ऐसा मत करो, ऐसे नाइंसाफी आप मेरे साथ नहीं कर सकते, आपको पाप लगेगा, गवर्नमेंट ने ऐसा अलाउ नहीं किया है, व्हाई यू टॉर्चरिंग अस, है ना, रोना शुरू कर दो सबके सब। देखो कितनी जल्दी जल्दी कमेंट्स आते हैं, इनफैक्ट आई एम नॉट एबल टू राइट अ सिंगल लेटर ऑन द स्क्रीन नाउ। समझ आया कि नहीं आया, आंसर्स पूछो तब सब सो जाते हैं खाना खा के। टैलेंटेड, अभी रुको टैलेंट दूर करता हूँ सबका। KSP ऑफ FeOH होल ट्वाइस, मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड का KSP गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12, और उसने पूछा है कैलकुलेट pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ट्रिकी क्वेश्चन ही आते हैं एग्जामिनेशन में। तो FeOH होल ट्वाइस इज अ वीक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो इसको डिसोशिएट करोगे, डिसोशिएट होगा Fe+2 में,
प्लस 2 OH नेगेटिव, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी 2S। तो इसके लिए KSP और S में रिलेशन क्या होगा, तो यू कैन राइट इट एज KSP इज इक्वल टू, डिवाइड कर देते हैं भाई इधर, KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S का होल स्क्वायर। ठीक है, KSP ऑलरेडी पता है, 4 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 4 इंटू S⁻3। 4 से 4 एलिमिनेट हुआ, S⁻3 मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 12⁻⁻12 इंटू 1/3, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻4 मोलर। तो पहले KSP से हमने S की वैल्यू निकाली। अब उसने पूछा क्या है, उसने pH पूछा है। अब pH के लिए H आयन कंसंट्रेशन चाहिए या फिर OH आयन कंसंट्रेशन चाहिए। अब H आयन कंसंट्रेशन तो मिलेगी नहीं FeOH होल ट्वाइस से, बट जरा इधर देखो स्क्रीन पे, हमें OH माइनस कंसंट्रेशन का आइडिया है। सोल्यूशन को देख के या डिसोसिएशन रिएक्शन को देख के आई कैन सी द कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज ट्वाइस ऑफ S। 2 इंटू S की वैल्यू 10⁻⁻4 मोलर। तो देखो हमारे पास OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया। अब OH माइनस आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, आई कैन इजीली कैलकुलेट POH। POH क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस, मतलब माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻4। ये क्या होगा 4 माइनस लॉग ऑफ 2, 4 माइनस लॉग 2 इज 0.3, तो वैल्यू ऑफ POH विल बी 3.7। ये pH की वैल्यू आ गई। अभी pH आ गया तो pH क्या होता है, pH रूम टेम्परेचर है, 14 माइनस pH मतलब 14 माइनस 3.7, 14 माइनस 3.7 मतलब pH विल बी 10.3। तो जरूरी नहीं है जब आपसे pH पूछा हो तब आप H आयन ही ढूंढें। इट मे बी पॉसिबल कि जब आपसे pH पूछा हो वो आपसे इनडायरेक्टली OH माइनस की कंसंट्रेशन के थ्रू काम करवाना चाहे। तो यहाँ पे pH पूछा गया था, बट यहाँ पे हमें निकालना क्या पड़ा, OH माइनस कंसंट्रेशन तो ट्वाइस ऑफ S है। S क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कहाँ से आया, सॉल्युबिलिटी हमें KSP से आया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बताओ इन द कमेंट सेक्शन। अब बाकी क्वेश्चंस की शीट आई विल फॉरवर्ड यू, अब पूरा उसे अच्छे से सॉल्व करना।